साल 1969 गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाके अपना येलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। आगे चल के यही पाउडर निरमा के नाम से इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसी निरमा की सेल्स अचानक गिरने लगती हैं और अल्टीमेटली इसका कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। इन सब की शुरुआत हुई करीब 55 साल पहले। गुजरात में रहने वाले करसन भाई पटेल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी करते थे, लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसीलिए उन्होंने साइड इनकम कमाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। बीएससी की डिग्री और केमिस्ट की नौकरी होने के कारण उन्हें केमिकल्स की अच्छी समझ थी। इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही सोडा ऐश और बाकी कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बना लिया और अपनी इस इन्वेंशन का नाम अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। उन्होंने सिंपल प्लास्टिक पैकेट्स में पाउडर को पैक किया और अगले ही दिन से साइकिल पे घर घर जाके उसे बेचने लगे। उस समय ज्यादातर मिडिल और लोअर क्लास में आने वाले लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप यूज किया करते थे। येलो कलर का ये लॉन्ड्री सोप काफी सस्ता तो पड़ता था, लेकिन हार्ड स्टेन्स यानी जिद्दी दागों को क्लीन नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ अपर क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जो इंडिया के हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता था और हर तरह के दाग हटाने के लिए इफेक्टिव था। डिटर्जेंट पाउडर के मार्केट को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL का सर्फ डोमिनेट करता था, लेकिन इसका प्राइस था 15 रुपए पर केजी, जिस कारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए करसन भाई ने निरमा को केवल 3.5 रुपए पर किलो में बेचना चालू किया। मतलब लोगों को पहली बार लॉन्ड्री सोप के प्राइस पे डिटर्जेंट पाउडर मिलने वाला था, जिस कारण कुछ ही टाइम में निरमा बहुत पॉपुलर हो गया और करसन भाई दिन का 200 किलो डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। जब डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो करसन भाई ने अहमदाबाद के पास सरसपुर में एक छोटा सा शेड लगवा लिया और प्रोडक्शन के लिए लेबर हायर करने लगे। साथ में उन्होंने अपनी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया और इसमें निरमा गर्ल को ऐड किया, जो आगे चल के इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड मैस्कॉट बन गई। करसन भाई का अगला टारगेट था डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना। उस समय केवल अहमदाबाद में 2000 से ज्यादा रिटेलर्स थे और ग्रो करने के लिए उन्हें इन दुकानों में निरमा को अवेलेबल करवाना था। लेकिन एक नया ब्रांड होने के कारण कई रिटेलर्स निरमा को अपनी शॉप में जगह नहीं देना चाहते थे। इससे डील करने के लिए करसन भाई ने एक कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कुछ फीमेल्स को हायर किया और उन्हें एक एक करके रिटेलर्स के यहाँ जाके निरमा खरीदने को कहा। इससे रिटेलर्स को लगने लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत अच्छी है और डिमांड न पूरी करने के कारण उन्हें लॉस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद ही करसन भाई को कांटेक्ट करके निरमा को अपनी शॉप में रखना चालू कर दिया। देखते ही देखते निरमा अहमदाबाद और आसपास के सभी गांव में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गया और अब टाइम आ चुका था पूरे गुजरात में एक्सपैंड करने का। करसन भाई को पता था कि अगर उन्हें गुजरात में और इवन पूरे इंडिया में सर्फ जैसे ब्रांड्स को बीट करना है तो उनका केवल एक मेन एडवांटेज था, निरमा का सस्ता प्राइस, और वो अपने प्राइस को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक्सपेंशन के दौरान भी निरमा के फॉर्मूला को शुरुआत की ही तरह सिंपल रखा। निरमा में 65% तो केवल सोडा ऐश रहता था, जो गुजरात में लोकली सस्ते में मिल जाता था। सर्फ के मुकाबले इसमें केवल आधा एक्टिव डिटर्जेंट होता था और फाइनली ना कोई व्हाइटनर होता था और ना ही कोई परफ्यूम्स। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करसन भाई ने शुरुआत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं डाली, बल्कि अलग अलग गांव में शेड्स लगवाने लगे। जहां सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग में महंगी मशीनें और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, वहीं निरमा का प्रोडक्शन पूरी तरह मैनुअल लेबर्स करते थे, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। और गवर्नमेंट की स्कीम के चलते बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट करने के कारण उन्हें 15% का एक्साइज ड्यूटी पे रिबेट भी मिलती थी। फाइनली सर्फ को कस्टमर तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था, वहीं निरमा केवल 3 स्टेजेस में ही कस्टमर तक पहुंच जाता था। इस डायरेक्ट सिस्टम से न केवल कॉस्ट कम होता था बल्कि स्पीड भी बढ़ती थी। इन सब के चलते निरमा का प्राइस हमेशा कंट्रोल में रहा और इसीलिए 1975 तक वो पूरे गुजरात में एक्सपैंड कर चुके थे। निरमा की सक्सेस के पीछे परफेक्ट प्राइसिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन सभी बिजनेस एस्पेक्ट्स को डीपली समझना ही आज की मॉडर्न MBA एजुकेशन का कोर है। इसीलिए आज मैं आपको इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी OP जिंदल के 1 ईयर ऑनलाइन MBA प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OP जिंदल को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस दिया है। पूरे इंडिया में ये स्टेटस केवल 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 8 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के पास है, इंक्लूडिंग IITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। प्रोग्राम की खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल 2 ईयर MBA की जगह सिर्फ 1 साल का है। इस प्रोग्राम में 7 इंडस्ट्री रेलेवेंट स्पेशलाइजेशंस भी हैं
और फैकल्टी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास है। IIMs, XLRI और PhD क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जिन्होंने मैकेंजी, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी ग्लोबल कंपनीज में काम किया है और IIMB और IIMR जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया भी है। और क्योंकि अपग्रेड इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है, आप इस प्रोग्राम को अपग्रेड के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के, और वो भी केवल 6,790 की अफोर्डेबल EMIs पे करके। प्लस आप 12 मंथ्स के इस प्रोग्राम की EMIs 24 मंथ्स में पे कर सकते हो। ऑल्सो इस चैनल के व्यूअर्स के लिए 5,000 रुपए की स्पेशल स्कॉलरशिप भी है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने एप्लीकेशन लिंक दे दिया है, तो अभी अप्लाई करिए। अब कहानी पे वापस आते हैं। गुजरात के बाद अब करसन भाई पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे, और वो भी बहुत तेजी से। इसीलिए उन्होंने अपना सबसे पहला एड कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार प्ले हुआ निरमा का जिंगल सबकी पसंद निरमा। निरमा को पता था कि इंडियंस ज्यादा फोम यानी ज्यादा झाग प्रोड्यूस करने वाले डिटर्जेंट को ही बेटर मानते हैं, इसीलिए इस एड में थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा इस लाइन को ऐड किया गया। साथ में कम कीमत में अधिक सफेदी, इस प्रॉमिस ने भी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। फाइनली इस जिंगल की लिरिक्स और ट्यून काफी मेमोरेबल थी, जिस कारण बहुत जल्द निरमा के ब्रांड ने कंज्यूमर्स के माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया। 1982 में निरमा ने इसी जिंगल के साथ अपना पहला टीवी एड भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपनी आइकॉनिक डांसिंग गर्ल मैस्कॉट को फीचर किया। रेडियो एड की तरह ये एड भी काफी सक्सेसफुल रहा। इसीलिए 1977 तक 12% और फिर 1985 तक करीब 60% मार्केट शेयर के साथ निरमा इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। जिस निरमा को करसन भाई ने साइड इनकम कमाने के लिए शुरू किया था, आज उसी निरमा ने करसन भाई को पूरे भारत का डिटर्जेंट किंग बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट का पुराना खिलाड़ी पलटवार करने वाला था। शुरुआत में तो निरमा ने केवल मिडिल और लोअर इनकम सेगमेंट्स को कैप्चर किया था, लेकिन इवेंचुअली कई अपर क्लास कस्टमर्स भी निरमा में शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि सर्फ की क्वालिटी किन मायनों में निरमा से बेटर है। ऊपर से 1986 में निरमा ने एक डिटर्जेंट बार लॉन्च करके HLL के रिन बार को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, जिससे रिन के भी कई कस्टमर्स निरमा बार में शिफ्ट होने लगे। लेकिन अब HLL को समझ आ चुका था कि निरमा उनके पूरे ही बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड ने इंटरनली एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था स्टिंग, यानी स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निरमा's ग्रोथ। इस मिशन के तहत निरमा की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को डीपली स्टडी किया गया और फिर HLL की काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप की गई। कई हफ्तों बाद ये कंक्लूजन निकला कि निरमा से कंपीट करने के लिए HLL को भी अपना डिटर्जेंट पाउडर लो कॉस्ट में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सर्फ को निरमा की प्राइस पे बेचते तो उन्हें प्रॉफिट्स की जगह लॉस हो जाता, साथ में सालों से बनाई हुई सर्फ की प्रीमियम ब्रांड इमेज भी डिस्ट्रॉय हो जाती। इसीलिए HLL ने फाइनली अपना खुद का लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक मार्केट रिसर्च की, जिससे उन्हें निरमा की वीकनेसेस पता चल गई। जैसे कि निरमा से कपड़े धोने पर उनमें खुशबू नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल स्मेल रह जाती थी, और निरमा पूरी तरह पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता था, जिस कारण कपड़े सूखने के बाद सॉफ्ट फील नहीं होते थे। साथ में कई लोगों को निरमा से हाथ में इरिटेशन और ब्लिस्टर्स हो जाते थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए HLL ने सबसे पहले अपने डिटर्जेंट पाउडर में एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ऐड कर दी। सेकेंडली इसे हाथों के लिए जेंटल बनाया और इंश्योर किया कि ये पाउडर पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन इन सभी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी उन्होंने कॉस्ट को ऊपर जाने नहीं दिया। उनके इस नए डिटर्जेंट में सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था, इसीलिए HLL ने अपनी नई फैक्ट्री को गुजरात में सॉल्ट माइंस के बगल में एस्टैब्लिश किया और सॉल्ट माइन से एक डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्ट कर ली। ऑल्सो इन्होंने R&D में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करके डिटर्जेंट में डलने वाले फ्रेग्रेंस और बाकी इनहेंसर्स के सस्ते ऑल्टरनेटिव्स बना लिए। इन सब के चलते HLL ने एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बना लिया जिसका प्राइस तो निरमा के बराबर था, लेकिन क्वालिटी बहुत बेटर थी। और इसी तरह लॉन्च हुआ व्हील डिटर्जेंट पाउडर। निरमा को डायरेक्टली टारगेट करने के लिए व्हील के एड्स में कहा गया कि मैंने मांगी थी सफाई और तूने दी हाथों की जलन। ये मैसेज निरमा के कस्टमर्स को काफी रिलेटेबल लगा और वो व्हील पे तेजी से शिफ्ट होने लगे। एज अ रिजल्ट 1990 तक व्हील निरमा के बाद इंडिया का सेकंड बिगेस्ट डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। साथ में HLL ने निरमा को टारगेट करते हुए सर्फ के भी नए एड कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने ललिता जी नाम की एक समझदार हाउसवाइफ के कैरेक्टर को दिखाया, जिनका कहना था कि
सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। एड में निरमा को रिप्रेजेंट करने वाले येलो पाउडर और सर्फ के ब्लू पाउडर का कंपैरिजन भी दिखा के ये कहा गया, आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। HLL की ये सभी स्ट्रेटजीज काफी इफेक्टिव साबित हुई, जिस कारण HLL का मार्केट शेयर 11% से बढ़कर 24% हो गया और निरमा का मार्केट शेयर 60% से गिर के 50% पे आ गया। लेकिन निरमा के बुरे दिनों की ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि इसी दौरान यूपी की गलियों से एक ऐसा कॉम्पिटिटर निकल के आ रहा था जो निरमा को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला था, और वो कॉम्पिटिटर था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। 1980s में डिटर्जेंट मार्केट के बूम को देखते हुए कानपुर के दो भाई मुरलीधर और बिमल कुमार ने अपना खुद का डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। उन्होंने देखा कि सस्ते डिटर्जेंट की कैटेगरी में ऑलरेडी निरमा और व्हील डोमिनेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है। मतलब हर साल करोड़ों लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में प्रमोट हो रहे थे और इन मिडिल क्लास लोगों को केवल सस्ता पाउडर नहीं चाहिए था, बल्कि इन्हें अफोर्डेबल प्राइस में हाई वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए था। इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जिसकी क्वालिटी ना केवल निरमा से बेटर थी बल्कि इसका प्राइस भी निरमा से 10% ज्यादा था, जिस कारण कस्टमर्स ऑटोमेटिकली घड़ी को बेटर क्वालिटी वाला डिटर्जेंट मानने लगे। और इस 10% एक्स्ट्रा प्राइस के चलते घड़ी ने अपने डीलर्स और रिटेलर्स को कंपटीशन से ज्यादा कमीशन दिया, जिस कारण ये रिटेलर्स कस्टमर्स को सबसे पहले घड़ी डिटर्जेंट रिकमेंड करने लगे और सेल्स ऑर्गेनिकली बढ़ने लगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम रखने के लिए घड़ी ने 200 किलोमीटर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अपनाया, जिसमें वो हर इंपॉर्टेंट मार्केट के 200 किलोमीटर के रेडियस में अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या डिपो सेटअप करने लगे। इससे घड़ी का स्टॉक हमेशा हर एक दुकान में अवेलेबल रहता था और शिपिंग में भी पैसे बचते थे। फाइनली घड़ी ने अपने एड कैंपेन्स में एक ऐसा जिंगल यूज किया जिसने कस्टमर्स को मैग्नेट की तरह खींच लिया, और वो जिंगल था, इन्हीं स्ट्रेटेजीज के चलते घड़ी आगे चल के इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बनने वाला था। दूसरी तरफ निरमा 1990s में लगातार मार्केट शेयर लूज कर रहा था और सरवाइव करने के लिए उन्हें मेजर चेंजेस की जरूरत थी। सबसे पहले तो उन्हें अपने प्रोडक्ट में सोडा ऐश की क्वांटिटी कम करने की जरूरत थी, क्योंकि इसी से हाथों में इरिटेशन होता था और लॉन्ग टर्म में कपड़े भी डैमेज होते थे। साथ ही फ्रेग्रेंस और एक्टिव डिटर्जेंट की क्वांटिटी भी इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट था। उस दौरान निरमा ने समसिका मार्केटिंग कंसल्टेंट्स नाम की एजेंसी से एक मार्केट सर्वे भी करवाया था, जिससे पता चला था कि ज्यादातर कस्टमर्स एम्बैरेस्ड फील करते थे कि वो निरमा यूज करते हैं। मतलब निरमा की इमेज एक इंफीरियर ब्रांड की बन चुकी थी और उसे सीरियस मेकओवर की जरूरत थी। इसीलिए निरमा को अपनी पुरानी हो चुकी पैकेजिंग को बेटर बनाना चाहिए था ताकि वो इंफीरियर ना लगे। और फाइनली नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लॉन्च करके व्हील और सर्फ के एड कैंपेन्स को काउंटर भी करना चाहिए था और अपने प्रोडक्ट को केवल एक चीप डिटर्जेंट की जगह एक वैल्यू फॉर मनी डिटर्जेंट की तरह पोजीशन करना चाहिए था। लेकिन निरमा ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। अपने कोर प्रोडक्ट पे फोकस करने की जगह उन्होंने सर्फ को बीट करने के लिए प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट में एंट्री ले ली, जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई। मिड 1990s में उन्होंने अपना निरमा ब्लू पाउडर लॉन्च किया, लेकिन इस समय तक प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट में केवल सर्फ नहीं बल्कि एरियल भी अपने पैर जमा चुका था और इन दोनों के कंपैरिजन में निरमा ब्लू ने कुछ भी नया और बेटर ऑफर नहीं किया था। लेकिन प्रोडक्ट से भी ज्यादा निरमा ब्लू का परसेप्शन खराब था। जहां HLL ने जानबूझ के अपने प्रीमियम डिटर्जेंट और अफोर्डेबल डिटर्जेंट का नाम बिल्कुल अलग रखा था, वहीं निरमा के प्रीमियम डिटर्जेंट के नाम में भी निरमा इंक्लूडेड था, जिस कारण कस्टमर्स इसे भी एक इंफीरियर प्रोडक्ट की तरह ही परसीव करने लगे और निरमा ब्लू भी कुछ ही सालों में फेल हो गया। सिमिलरली निरमा ने और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे निरमा बाथिंग सोप, निरमा हेयर ऑयल, निरमा शैम्पू और निरमा टूथपेस्ट। उन्हें लगा कि इन सभी प्रोडक्ट्स को निरमा की पॉपुलर ब्रांडिंग का फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पहले तो जो लोग निरमा के ब्रांड को पसंद करते भी थे वो उसे केवल डिटर्जेंट प्रोडक्ट से ही रिलेट कर पाते थे, इसीलिए निरमा का साबुन, तेल और शैम्पू उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता था। और दूसरा, निरमा के एक इंफीरियर ब्रांड के परसेप्शन के कारण भी किसी ने उनके ये दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। 2017 आते आते निरमा का मार्केट शेयर केवल 4% पे रह गया। ब्रांड को रिवाइव करने के लिए इन्होंने निरमा एडवांस लॉन्च किया और ऋतिक रोशन से इसका एड भी करवाया, जिसकी मैसेजिंग थी नए जमाने के जिद्दी दागों के लिए निरमा मास्क। लेकिन कंज्यूमर्स ने डिटर्जेंट के एड में ऋतिक रोशन से कनेक्ट ही नहीं किया और नए जमाने के जिद्दी दागों से निरमा क्या कहना चाहता था ये भी क्लियर नहीं था। फॉर्चुनेटली निरमा ने टाइम रहते सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर लिया था, जिससे एज अ कंपनी वो आज भी काफी पैसे कमाते हैं। लेकिन वो डिटर्जेंट बिजनेस जिससे इन सब की शुरुआत हुई वो आज काफी हद तक डिक्लाइन हो चुका है।
निरमा की कहानी ये प्रूव करती है कि किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दो अलग अलग चीजें हैं, और चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, इफ यू आर नॉट चेंजिंग यू आर लूजिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।